Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back on this digital platform of JK Boss Foundation classes. तो आज बेटा हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ आपके सामने पेश है। हम बेटा डिस्कस करेंगे आज हमारी ज्योग्राफी क्लास 10th से हमारा चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसके टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चंस को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये पहला चैप्टर है क्लास 10th ज्योग्राफी का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसके बाद एक और बड़ा चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर, उसके भी सेम मार्क्स है जितने इस चैप्टर के हैं। इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 दिनों में हम इन सारे ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स को इंशाल्लाह रहमान आप तक लाएंगे। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी क्लास 10th रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पहला क्वेश्चन इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट किस चीज़ को डिस्कस करता है? वसाइल और उनकी तरक्की, यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट किस चीज़ को मेंशन करता है ये चैप्टर। याद रखिएगा रिसोर्स का मतलब क्या है या रिसोर्स की टर्मिनोलॉजी क्या है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पे बात करेंगे। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्या होता है? वसाइल और उनकी तरक्की के बारे में ये चैप्टर है। वसाइल और उनकी तरक्की क्या होती है? डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब होता है चेंज। बट कौन सा चेंज माय फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव चेंज। रिमेंबर इसका मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव चेंज। ऐसी चेंज जो क्या हो? ऐसी चेंज जो वापस न हो, जो रिवर्स न हो। रिवर्स यानी वो चेंज जो सस्टेनेबल चेंज हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाए। ठीक है, ऐसी चेंज को डेवलपमेंट कहते हैं। और रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमी, फॉर द प्रमोशन ऑफ पीपल, फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ सोसाइटी। ठीक, इसीलिए इस चैप्टर को रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कहा गया है। अगर हम रिसोर्स की मीनिंग देखेंगे तो क्या कहा जाता है? एनीथिंग इन एनवायरनमेंट। क्या कहा जाता है? एनीथिंग इन एनवायरनमेंट, एनीथिंग इन environment which can be used to satisfy human need, which can be used or utilized to satisfy human need, इंसानों की ज़रूरत को पूरा करने वाली हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़, एनीथिंग इन एनवायरनमेंट, जो कोई भी चीज़ है जो क्या कर सकती है? इंसान को सेटिस्फाई करती है, उसकी ज़रूरत को सेटिस्फाई करती है, उसे हम रिसोर्स का नाम देते हैं। पानी है, हवा है, मिनरल्स है, वो हमारी नीड, हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करते हैं, तो उन्हें रिसोर्स कहा जाता है। अब रिसोर्स बायोटिक हो सकते हैं, अबायोटिक हो सकते हैं। रिसोर्सेज रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, एग्जॉस्टेबल होते हैं, नो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं। ठीक, रिसोर्स प्राइवेट होते हैं, रिसोर्सेज इंटरनेशनल भी होते हैं। वो चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अब यहाँ पर हम आज इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिनसे आपके ऑब्जेक्टिव्स भी इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा भी गया था, वो क्वेश्चन क्या है? नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इट। 3 आप उन स्टेट्स का नाम बताइए जहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है और उन पर कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ऑलरेडी हमने मैप्स में भी मेरा बच्चा डिस्कस किया था। किसके बारे में हमने डिस्कस किया था? ब्लैक सॉइल के बारे में। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मालवा है, सौराष्ट्र है, और भी बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पर बेटा छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। कौन सी सॉइल? हमने लिखा है गुजरात, मध्य प्रदेश। गुजरात में भी कॉटन उगता है, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़। आर स्टेट्स, ये वो स्टेट्स है जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। कॉटन इज मेनली, इन पर कॉटन उगता है ब्लैक सॉइल पर, और भी बहुत सारी क्रॉप्स इस पर उगाई जा सकती है। ब्लैक सॉइल और राइस, शुगर केन, वीट, जवार
लाइनसीड एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फसलें इस पर और भी उगाई जा सकती है क्योंकि ये बहुत फर्टाइल सॉइल है। हो गया। अगर पूछा जाए कि कॉटन ब्लैक सॉइल को कौन सी सॉइल कहते हैं, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। क्वेश्चन टिपिकल है, इसको समझना जरूरी है। इसके लिए मैं यहां पर एक हल्का फुल्का सा मैप बना रहा हूं मेरे दोस्तों, बस नजर रखिएगा, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। रिमेंबर, मैपिंग करके बता रहा हूं, ये ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न कोस्टल डेल्टा, ईस्ट में है ना, यहां पर बनने वाले डेल्टाज को ईस्ट कोस्ट डेल्टाज कहते हैं, ईस्ट कोस्ट डेल्टाज कहते हैं, ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं। कहां पर? इस एरिया में, इस एरिया में इंडिया के जो बे ऑफ बंगाल है, यहां पर, यहां के जो डेल्टाज हैं उनको ईस्टर्न कोस्टल डेल्टाज कहा जाता है। अब ये जो ईस्टर्न कोस्टल डेल्टा है, यहां पर भी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। ऑब्वियसली, क्यों, कैसे पाई जाती है, उसके पीछे रीजन है कि वेस्टर्न घाट्स से, रिमेंबर, वेस्टर्न घाट्स से बहुत सारे रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं। वेस्टर्न घाट्स ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट्स नीचे हैं। अब यहां पर वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे रिवर्स राइज होते हैं, वो डेल्टा बनाते हैं। कहां पर? इस ईस्ट घाट्स में, इन ईस्टर्न घाट्स में वो डेल्टा बनाते हैं, इस एरिया में, इस एरिया में बनाते हैं। ठीक। अब यहां पर कौन सी सॉइल पाई जाएगी? एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। एलुवियल सॉइल को फ्लड सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि ये रिवर इरोजन करके लाते हैं। अब यहां पर पाई जाती है तो उस पर कौन कौन सी फसलें उगेगी? उस पर राइस उगेगा ऑब्वियसली, यानी यहां पर राइस कल्टीवेशन होगी। तो ईस्टर्न कोस्टल डेल्टा में कौन सी कल्टीवेशन होगी? राइस कल्टीवेशन होगी। ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया? एलुवियल सॉइल तो कहा जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड, मैंने कह दिया, वहां पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है ईस्टर्न कोस्टल डेल्टाज में। एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज। ऐसा नहीं कि हमने बेटा जुबानी बोल दिया, नहीं, आपको बाज़ाब्ता तौर पर रीजंस के साथ बताया। हाँ, ईस्टर्न कोस्टल डेल्टा में कौन सी सॉइल पाई जाती है? एलुवियल सॉइल पाई जाती है। पूछेंगे क्यों, तो हम जवाब दे सकते हैं वजह क्या है और उसके फीचर्स क्या है। एलुवियल सॉइल फर्टाइल है, फ्लड सॉइल है, हाँ, इरोडेड सॉइल है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉस्फोरस वगैरह। इसमें वेरिड अमाउंट ऑफ सैंड सिलिट क्ले होता है, यानी जिसे हम कहते हैं ना मिक्सचर, पूरा मिक्सचर होता है। यह सॉइल कंटेन करती है फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश, लाइमस्टोन, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश। तो इसकी वजह से दे आर आइडियल फॉर ग्रोइंग शुगर केन, वीट पैडी, शुगर केन के लिए ये सॉइल बहुत अच्छी है। द रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। जहां पे एलुवियल सॉइल होगी, रिवर्स होंगे तो इरिगेशन होगी। याद रखिएगा, एलुवियल सॉइल के साथ कुछ एलिमेंट जुड़े हुए हैं। रिवर होगा, इरिगेशन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, पास्ट में ट्रांसपोर्ट होगा तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? मार्केट होगा तो ट्रेड होगा तो डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट होगा, रिवर होगा तो एग्रीकल्चर होगा तो पॉपुलेशन होगी। एग्रीकल्चर तो क्या होगी? पॉपुलेशन ऑब्वियसली दिन ब दिन बढ़ेगी ही, तो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज पाए जाते हैं जहां पे एलुवियल सॉइल होगी। द रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल, पंजाब की बात कीजिए, हाँ, वहां पे बहुत अच्छी कल्टिवेशन होती है, पॉपुलेशन कम है, 80% जमीन वो एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, अब पॉपुलेटेड हो रही है। यूपी की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, वेस्ट बंगाल की बात कीजिए, सारे हाईली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड है, हाईएस्ट, बहुत सारी इंटेंसिव, वहां पे बहुत सारा एग्रीकल्चर कल्टीवेट होता है। ठीक। द रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। हो गया आपका क्वेश्चन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी सीरीज में आ रहा है वो है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। अच्छा, हिली एरियाज में बहुत आसान सवाल है, 7th 8th से कंटिन्यूअसली पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है तो हम इसको जवाब दे ही देंगे साहिब। हिली एरियाज में
हिली एरियाज में क्या करेंगे कि सॉइल क्या हो जाए, हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। सॉइल इरोजन में क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन में जो जमीन की ऊपरी फर्टाइल परत है, जो ये फर्टाइल, याद रखिएगा, जो ये फर्टाइल परत है, जो ये फर्टाइल लेयर है, वो वॉश आउट हो रही है। हाँ, क्या हो रही है, वॉश आउट, यानी वो बारिश के पानी के साथ धुलकर दूर हो जा रही है। ठीक, उसकी वजह से डेजर्ट हो सकते हैं, उसकी वजह से वो ज़मीन अनफर्टाइल होगी। तो क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स है। एक टेक्निक हमारे पास क्या है, एक टेक्निक है कि हम कॉन्टोर प्लगिंग करेंगे। कॉन्टोर प्लगिंग, हाँ, कॉन्टोर प्लगिंग। ये कॉन्टोर प्लगिंग क्या होता है साहिब, हम बता देते हैं। हम लाइन्स में, ठीक है, ऐसे है तो हम बाज़ाब्ता तौर पर लाइन्स में इसको प्लग करेंगे, लाइन्स में प्लगिंग करेंगे। लाइन्स में इसको क्या करेंगे, इसका ट्रैक्टर लगाएंगे, इसमें प्लगिंग करेंगे बाज़ाब्ता तौर पर इक्वल लाइन्स में, ऐसे यहाँ पर। उससे क्या होगा, एक बंड जैसा बनेगा, एक रुकावट बारिश के पानी में पैदा होगी। ठीक, उससे क्या होगा, बारिश के पानी में काउंटर प्लगिंग की वजह से रुकावट पैदा होगी। पहले पानी को उतरना होगा, फिर ऊपर, फिर उतरना होगा, फिर ऊपर, फिर उतरना होगा, फिर ऊपर। तो स्पीड रिड्यूस हो गई ना, ऑटोमेटिकली बहुत सारा बारिश का पानी इसी में क्या हो जाएगा, जज़ब हो जाएगा। तो उससे भी हम सॉइल को बचा पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम टेरेस फार्मिंग करेंगे। दूसरा, हाँ, बाय टेरेस फार्मिंग वी कैन कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिल एरियाज। किसकी, काउंटर प्लगिंग के बाद क्या करेंगे, सॉइल, क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक और चीज, टेरेस फार्मिंग करेंगे। टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज आपने देखा होगा, कैसा, सीढ़ी नुमा खेती, सीढ़ी नुमा खेती, ऐसी पहले एक खेत बनाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर ऐसे एक और खेत, फिर ऊपर, फिर एक और खेत। उससे क्या होगा, जब भी बारिश होगी तो उसकी वजह से एक साथ पानी हाई स्पीड में इरोजन नहीं करेगा, क्योंकि पानी का काम ही होता है इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वाटर का काम है, कॉन्सेप्ट है। रिवर क्या करता है, रिवर यही 3 चीजें करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, इरोजन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, डिपोजिशन करता है। हिमालयन रिवर उसने किया है, पहले इरोजन तोड़ा है। आप हायर रीचेस में देखिए, बहुत नीचे खाया मिलेगी, वो मिट्टी गई कहां है, जमीन तो नहीं निकल गई ना। नीचे चलोगे तो बड़े बड़े कंकर मिलेंगे, आप और नीचे चलोगे तो आप नीचे सैंड, सिलेट, प्लेन्स मिलेंगे। ये नॉर्दर्न प्लेन रिवर, हिमालयन रिवर की वजह से ही तो बने हैं ना। तो वही मसला है, जब भी बारिश होगी वो पानी फिर मेन प्लेन्स की तरफ आता है, उसमें बड़ी मिट्टी होती है, इसीलिए तो फ्लड चैनल्स को हर साल, दूसरे साल, तीसरे साल साफ करना पड़ता है, क्योंकि उनमें यही मिट्टी, यही डिपोजिशन होता है, यही जमावड़ा होता है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इनको यहां से पानी की स्पीड कम हो जाएगी, बारिश की स्पीड, बहुत ज्यादा पानी, क्योंकि बहुत ज्यादा इरोजन, तो इरोजन रिड्यूस, वंस इरोजन रिड्यूस तो सॉइल कंजर्व हो गई। हमने सॉइल को बचाया, हमने सॉइल को कंट्रोल किया इरोजन से, हाँ, कटाव से। नेक्स्ट, टेरेस फार्मिंग के बाद काउंटर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग और बहुत सारी टेक्निक्स। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस, हम स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस लगा सकते हैं, ठीक, अलग अलग जगहों पर। हम और एक काम कर सकते हैं, हम बेटा क्या करेंगे, विंड, और क्या करेंगे हम, विंड, और क्योंकि खाली वाटर ही नहीं, विंड भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो क्या करता है, इरोजन करता है। हम प्लांटिंग करेंगे, हम शेल्टर बैलेट्स लगाएंगे, हाँ, हम प्लांटिंग करेंगे ऑन दीज बंड्स, हम प्लांटिंग करेंगे, उसकी मदद से भी अच्छा ह्यूमस इसमें डिपॉजिट करेंगे। बाय डिपॉजिटिंग ह्यूमस, बाय डिपॉजिटिंग ह्यूमस, हम डिपॉजिट करेंगे किस चीज को, ह्यूमस को। हम क्या करेंगे, मिक्स क्रॉपिंग करेंगे, मिक्स क्रॉपिंग, हम मिक्स क्रॉपिंग 2-3 क्रॉप्स लगाएंगे, यानी जिनके रूट्स नीचे तक होते हैं, जैसे मेज के रूट्स बेटा क्या होते हैं, बहुत डीप तक होते हैं। उससे क्या होगा, हम हिल्स में सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। हो गया आपका आंसर, आपको समझ आ रहा होगा, हो रहा होगा इंशाअल्लाह रहमान। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर बायोटिक, एबायोटिक, ठीक है, बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है आपकी बायोलॉजी में भी,
ठीक है, वहीं पर सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोटिक एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड, जो हम बायोस्फीयर में वो स्फीयर, जमीन का, अर्थ का वो हिस्सा जहां पर जिंदगी है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक, वो हिस्सा जहां पे जिंदगी है, बायोस्फीयर। जैसे फॉरेस्ट, वो रिसोर्सेज जो हम जानदार चीजों से हासिल करते हैं, वो रिसोर्सेज कहां से, जो हम जानदार चीजों से, जानदार से हासिल करते हैं, obtained from living things, living material, जैसे फॉरेस्ट से, जैसे हम लाइव स्टॉक से बहुत सारे रिसोर्स हासिल करते हैं। हाँ, प्लांट से, एनिमल से, जो चीजें हम एज अ रिसोर्स हासिल करते हैं उन्हें हम बायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे। अबायोटिक वो रिसोर्सेज है जो हम नॉन लिविंग से हासिल करते हैं, उनमें जान नहीं होती है, जान नहीं होती है तो वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते तो एक बार खाया खत्म। वहां पे क्या हो रहा है, बायोटिक में हमने एक बार यूज किया, वो फिर से वापस वो रिप्रोड्यूस करेगा सर्वाइव के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, हमने वहां से हर्ब हासिल की, उसका सीड रह गया, नए से जन्म लेगा, नए से बनेगा। हमने मुर्गी को काटा, अंडा बचा, हमने बेटा इंक्यूबेटर में डाला, फिर से एक बार एक नया बच्चा, एक नया फॉर एग्जांपल चिकन तैयार होगा। मगर यहां पे एक बार हमने रिसोर्स यूज किया, फिर वो दोबारा नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम टू फॉर्म। दैट वाई एबायोटिक रिसोर्सेज ये कंपोज होता है लिविंग का, मेटल है, हाँ मेटल है बेटा। मेटल क्या है याद रखिएगा, मेटल इज इंपॉर्टेंट। मेटल क्या है, नॉन लिविंग रिसोर्स है, मिनरल है, उसमें जान नहीं, आपने एक बार यूज किया। मेटल के बाद मिनरल्स की बात करेंगे, एनर्जी, गैस, मिट्टी का तेल, या हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। हमने पेट्रोलियम को एक बार यूज किया ना, दोबारा वो नहीं मिलेगा, उसको बनने में हजारों साल लगेंगे। दैट वाई एग्जाम्पल में हमने एबायोटिक्स में क्या कहा, ऊपर बायोटिक में हमने कहा एनिमल एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यहां पर हमने कहा रॉक्स, वाटर, मिनरल, मेटल, रॉक्स, मिनरल, रॉक्स, वाटर, मिनरल, मेटल, ये सारे क्या है, ये सारे एग्जाम्पल है अबायोटिक रिसोर्सेज के। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो नाउ लेट वी मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट, लैंड फॉरेस्ट के अंडर ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं हुआ। लैंड यूज पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे इंडिया में, इंडिया की टोटल लैंड कितनी है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा, इंडिया का लैंड कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इसमें वो एरिया भी आता है जो हम क्लेम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंडिया के पास 2.4% है लैंड, जो इतनी दुनिया के पास है उसका 2.4%। अब जरा देखिए क्या मसला है, बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स भी है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ये बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से लैंड, जहां जहां पर हम लैंड यूज कर रहे हैं। एक मसला ये भी है कि कुछ जगहों पर 80% लैंड एग्रीकल्चर में यूज हो रही है, कुछ जगहों में 10%, जैसे अरुणाचल प्रदेश स्टेट। हाँ, लैंड हम किस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा गया कि लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया आर प्रीमियरली डिवाइडेड, एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट लैंड, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम जब बेटा देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा जो हमें पता चला, 54% ऑफ टोटल लैंड क्या है, टोटल लैंड जो है वो हमारा एनएससी, वो हमारा कल्टिवेबल है, और फॉलो लैंड है। 22.5% इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स। हमारा फॉरेस्ट कितना होना चाहिए, 33% हमारा डिजायर्ड फॉरेस्ट है, और है कितना 22.5 या 21, कुछ सर्वेज में कहा गया 21.5 से 22.5 तक हमारा इस वक्त फॉरेस्ट एरिया है, कवर्ड है, और ग्रेजिंग में भी कम है। बाकी हर जगह बेटा फॉरेस्ट या हमारा नेट जोन एरिया, हर जगह से हम देखेंगे तो हमारा एरिया रिड्यूस हो रहा है। वो क्या है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर नंबर 1, एक फैक्टर क्या है, एक फैक्टर है टोपोग्राफी, याद रखिएगा, एक फैक्टर क्या है, टोपोग्राफी है। दूसरा फैक्टर क्या है, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है। नंबर 3, तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है पॉपुलेशन डेंसिटी भी एक मसला है। ठीक है, ये वो फैक्टर्स है जिनकी वजह से फॉरेस्ट का जो कवर है वो इंक्रीज नहीं हुआ है।
ठीक है, वो इंक्रीज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कब से? 1960 से 1961 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए इसी क्वेश्चन के साथ है कि लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज नॉट इंक्रीज्ड सिंस 1961 बिकॉज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा डिमांड फॉर मोर लैंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर। क्या मसला था? ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए जमीन जरूरत थी, तो हम फॉरेस्ट नहीं बढ़ा पाए, हाँ जितना था, क्योंकि 1952 में क्या हुआ था? 1952 में फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी ना, इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी, इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट फॉरेस्ट पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? 1952। यहां पर क्या कहा गया था कि इंडिया के पास जितनी लैंड है उसका 33% क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए, यानी प्लांट मोर। मगर क्या हुआ? हमें चाहिए लैंड फॉर एग्रीकल्चर मोर, हमें चाहिए एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा जमीनें, हमें चाहिए एयरपोर्ट के लिए ज्यादा जमीनें, हमें चाहिए हाईवेज के लिए जमीनें। तो साहिब फिर कहां से बढ़ेगी हमारी फॉरेस्ट? लैंड एक्सपेंडिंग मेनली आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, डेवलपमेंटल वर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लेड टू क्लियरेंस। फॉरेस्ट तो काटना ही पड़ेगा ना, हाँ फॉरेस्ट में सड़कें, बड़े बड़े डैम्स, एग्रीकल्चर साइट, नई साइट्स डेवलप हो रही है, तो हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ा। वही वजह है कि फॉरेस्ट नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो हो रहा है उसने फॉरेस्ट कवर को डिक्रीज किया। दैट वाई द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज नॉट इंक्रीज्ड बाय ओनली, तो कुछ मिला के 4% से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाया, इवन हमारा नेट जोन एरिया भी नहीं इंक्रीज हुआ है। चले, हो गया? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों लॉन्ग आंसर्स में से, दो में से तो आप डेफिनेटली एक मान ही लीजिए, इस साल इंशाल्लाह पूछा जाएगा। चलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला भी इंपॉर्टेंट था, दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ हैज टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पिछले साल पूछा गया है, दोनों में से एक पूछा गया था, एलुवियल सॉइल पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप चेक कर सकते हो। जो क्वेश्चन अभी तक हमने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए, उनमें से 2-3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी पिछले साल पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, हाउ हैज टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्वेश्चन यहां पे है इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। आपको कंट्री की तरक्की चाहिए या आपको ज्यादा फॉरेस्ट चाहिए? आपको ये बैलेंस करना होगा। मसला सीधे सीधे है, आप क्या करोगे? कहा गया कि टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी है और इकोनॉमी को भी डेवलप करना है। इसकी वजह से क्या हुआ? रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम होंगे, ठीक है, लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका जवाब देते हैं, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स। बहुत सारे रीजन से क्या हुआ? हमें ज्यादा रिसोर्सेज खर्च करने पड़े, रिसोर्सेज पर दबाव आया, ठीक है। उनमें क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, as a result प्रोडक्शन इंक्रीज अल्टीमेटली लीडिंग टू कंजप्शन ऑफ मोर रिसोर्सेज। तरक्की करनी है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेज खर्च होंगे। हमें इंडस्ट्री, हमें फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा, हमें क्राफ्ट इंडस्ट्री को बढ़ाना है। अगर हमें बॉक्साइट इंडस्ट्री को बढ़ाना है, अगर हमें मेटल इंडस्ट्री को बढ़ाना है, हमें ज़्यादा मिनरल्स को क्या करना होगा? मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़्यादा कोल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़्यादा मेटल की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा मेटल की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ज़्यादा रिसोर्सेज को ढूंढना होगा, ज़्यादा माइनिंग करनी होगी। वो बेस्टली वही होगा ना, प्रोडक्शन बढ़ेगी, रिजल्ट डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, कंजप्शन रिसोर्सेज जब कंज्यूम होंगे तभी तो बढ़ेगी ना, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जितनी आप टेक्नोलॉजी को आगे ले जाओगे तो रिसोर्सेज पर दबाव आएगा। एडवांसमेंट लेड टू द कन्वर्जन ऑफ मोर, ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज होंगे, ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूजफुल होंगे। रिसोर्सेज दस द कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस, कंजप्शन जब आपके पास जब तरक्की होगी तो कंज्यूम तो होंगे। जब आपके जेब पे पैसे होंगे तभी आप बाहर कोई चीज खरीद सकते हो। कंजप्शन पावर, खरीदने की, खाने की, या भूख होगी
तभी खाओगे ना, पैसे है भी तो जब भूख होगी। हमें तरक्की की भूख है, ऑब्वियसली ज्यादा रिसोर्सेज यूज होंगे, वही तो मसला है ना, वही तो बता रहा है ना। टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे तो ज्यादा मेटल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा आयरन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा कोल की जरूरत पड़ेगी, हम लाएंगे। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो मोबाइल आएगा, तो मोबाइल का फायदा भी तो आएगा ना। आपके पास लैपटॉप आएगा, लैपटॉप का फायदा भी आएगा ना। आपके पास गाड़ी आएगी तो गाड़ी का फायदा भी आएगा ना। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उससे तरक्की होगी। When the economic condition of a country rise, जब आपकी माशी हालत बढ़ेगी, नीड लोगों की जरूरत बढ़ेगी, जब पैसे होंगे तभी आप मोबाइल लाओगे, तभी आप आईफोन लाओगे। ऑब्वियसली इट अगेन रिजल्ट इन मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्स, ज्यादा भूख बढ़ेगी, आप ज्यादा खाओगे, ज्यादा, ठीक है, ये भूख है, तरक्की भूख है। हाँ, डेवलपमेंट के लिए इसका ये जरूरी है बेटा, डेवलपमेंट के लिए यू हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। वही बात यहां पे हो रही है, इट अगेन रिजल्ट इन मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, ज्यादा रिसोर्स तो खर्च होंगे। ठीक, जो सड़क ही, जो जिसे सड़क जरूरत नहीं वो बनाएगा क्यों? जब बनाएंगे तो इस पे मिट्टी खर्च होगी, इस पे मेटल खर्च होगा, इस पे पैसे खर्च होंगे, वही बात यहां पे हो रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या प्रोवाइड करते हैं? फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। जब आपके पास पैसा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी, ऑब्वियसली आप ज्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करोगे। इट हेल्प टू मेक इट कन्वर्ट, ज्यादा मटेरियल को ये बेटा ढूंढेगा, हम मटेरियल को ढूंढेंगे, हम रिसोर्सेज को ढूंढेंगे, हम रिसोर्सेज को ढूंढेंगे। इट रिजल्ट इन द कंजप्शन ऑफ न्यूली अवेलेबल रिसोर्सेज टू, हम नए हम क्या करेंगे, हम ये कंजप्शन के लिए, न्यूली अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए बात करेगा। ठीक, ये बेटा हमारा क्वेश्चन था। आगे चलेंगे। हाँ, फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है, व्हाट इज नेट सोन एरिया। ऑब्वियसली हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। यहां पर आप बुक को फॉलो करोगे, आपकी बुक क्या कहती है कि इंडिया का टोटल एरिया, नेट सोन एरिया क्या है। हर साल नेट सोन एरिया चेंज होता है, इसलिए मेरा बेटा आप यहां पर बुक को फॉलो करोगे, परसेंटेज को, क्योंकि एग्जाम में यहां पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इंडिया का नेट सोन एरिया क्या है। तो मेरी राय है, एक बहुत ही हकीराना राय है कि आप यहां पर क्या करोगे, आप बुक को फॉलो करोगे, अपनी बुक खोलोगे, वहां पर देखोगे कि इंडिया का नेट सोन एरिया क्या है। लैंड यूज पैटर्न में इसको डिस्कस किया गया है। दो होते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, एक नेट सोन एरिया। तो वहां पर आप बुक को फॉलो करोगे, आप देखोगे इंडिया का नेट सोन एरिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आपकी बुक एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th, वो आप देखोगे। न कि, क्योंकि बेटा हर साल नेट सोन एरिया चेंज होता रहता है और हर साल जो प्रेजेंट सर्वे है वो आपकी बुक से डिफरेंट मैच नहीं करेगा। आप एग्जाम में क्या करते हो, आप फॉर एग्जाम्पल आप उससे पहले मोबाइल को देखते हो, नेट सोन एरिया, इंटरनेट एक समंदर है, वहां पर आपने सर्च कर दिया, आपके पास कंटेम्प्ररी मौजूदा इस साल का आता है, तो आप बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर लिखोगे, या बेटर है कि आप बुक को फॉलो करोगे। तो इसलिए मैं यहां पे परसेंटेज मेंशन नहीं कर रहा हूं। ठीक, आगे चलेंगे। तो कहा गया इट इज द एक्चुअल एरिया अंडर कल्टीवेशन। जो आपके पास एक्चुअल एरिया हो ना कल्टीवेशन का, अगर 1 मार्क्स का आपको पूछा जाए व्हाट इज नेट सोन एरिया, तो आप ये आंसर छाप देना, इट इज एक्चुअल एरिया अंडर कल्टीवेशन, जिस पर आप क्रॉपिंग कर रहे हो उस एरिया को। ठीक है, दिस एरिया इज कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स, 2 या उससे साल में, 1 साल में, हाँ, या उससे ज्यादा टाइम, 2 या 2 से ज्यादा साल, 3 साल में, जब इस पर कल्टिवेट होगा। ये एक्चुअल एरिया होता है कल्टिवेशन का, नेट सोन एरिया। जिस एरिया पे आपने कुल बीज बोए हैं उसी को नेट सोन एरिया कहा गया है। एक्चुअल एरिया अंडर कल्टिवेशन, ये असली एरिया होता है किसके अंडर, कल्टीवेशन के अंदर। इसे 2 या 2 से ज्यादा बार, 2 या अगले 3 सालों में बोया जाता है, 2 या 2 से ज्यादा सालों में 2-3 बार इस पर बुआई होती है। कितनी जमीन पर, कुल बुआई का रुकबा इसे कहा जाता है उर्दू में, कुल बुआई का रुकबा एरिया। चले, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, कितनी जमीन पर आपने कुल फसल हासिल की। इट इज एक्चुअल एरिया अंडर कल्टीवेशन अलोंग विद द फॉलो लैंड। फॉलो लैंड को भी बेटा ये अपने साथ जोड़ता है। हाँ, कल्टीवेशन कितने पर हुई।
विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर फर्टिलिटी, हाँ फॉर फर्टिलिटी, जो किसके लिए बेटा, जो फर्टिलिटी के लिए, फर्टिलिटी की वजह से भी क्या रहती है, लेफ्ट रहती है। तो ग्रॉस क्रॉप्ड और नेट सोन एरिया दोनों आप बुक को फॉलो करोगे, बुक को देखोगे, चैप्टर अपना खोलोगे, वहां पर आप परसेंटेज को चेक करोगे, क्योंकि परसेंटेज पर ऑब्वियसली यहां पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, पिछले साल भी और हर साल पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि आप डिस्क्राइब एनी 3 मेजर्स कंट्रोलिंग लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन, जमीन की फर्टिलिटी, जब जमीन अपनी फर्टिलिटी कैपेसिटी लॉस कर देती है, कहा गया कि आप मेजर्स सॉल्व प्रॉब्लम, मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कौन से कदम हम उठाएंगे कि हम लैंड डिग्रेडेशन को इंडिया में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो लैंड डिग्रेडेशन का मसला है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कौन से स्टेप्स लेंगे। तो सबसे पहले एफॉरेस्ट्रेशन, हम ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाएंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट, ग्रेजिंग लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट देखेंगे। वजह, ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी लैंड डिग्रेड होती है। ये ओवर ग्रेजिंग क्या है सर, मैं बता देता हूं मेरा बेटा कि ओवर ग्रेजिंग क्या होती है। एक जमीन है, हाँ एक बहुत बड़ा पैच है, मीडो है, ग्रासिंग पैच, उस पर क्या हुआ, 2-3 महीने बारिश नहीं हुई या 1 महीने खुदा न खास्ता बारिश नहीं हुई। ये जो घास है इस पर हमने जानवर छोड़े, ग्रेजिंग के लिए बेटा हमने जानवर छोड़े। मीडोज में ऐसा होता है, उन्होंने क्या किया, इस ग्रास के रूट्स तक निकाल दिए। कंटिन्यूसली जब ग्रेजिंग हुई तो उसे हम, जब ये रूट्स निकल जाते हैं ना, जब ये जानवर कंटिन्यूसली ग्रेजिंग करते हैं, इस ग्रास की रूट्स तक निकाल लेते हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, ऊपर से गर्मी पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही है, तो सीधे सीधे मिट्टी से मॉइस्चर लॉस, हाँ मॉइस्चर लॉस होगा नंबर 1। उसकी पकड़ लॉस, रूट्स ने पकड़ा था इस मिट्टी को, हाँ उसकी जो पकड़ है, उसकी पकड़ वो भी लॉस है, पकड़ भी लॉस हो गई। तो क्या होगा, जब भी बारिश होगी वो मिट्टी को अपने साथ कैरी करेगा, जो फर्टाइल पोर्शन था। नंबर 1, नंबर 2, अब यहां पर नई ग्रास या नए प्लांट्स भी नहीं आएंगे क्योंकि उनके रूट्स तक खत्म हो गए थे। तो यही वजह है, ओवर ग्रेजिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ग्रेजिंग का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इस पर नजर गुजर रखनी होगी, वरना लैंड क्या हो जाएगी, वरना लैंड बेटा डेजर्ट में चेंज हो जाएगी, बिल्कुल बंजर हो जाएगी। एफॉरेस्ट्रेशन, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को लगाना, क्यों, एक तो नंबर 1 ठंडक पैदा होगी, वाटर रिचार्ज होगा, जमीन में जो बारिश का पानी वो रिचार्ज होगा, और दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा। ठीक, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स फॉर स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स को स्टेबल करने के लिए प्लांट शेल्टर बेल्ट्स का बनाना। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, आपके पास बहुत बड़ा ये प्लॉट है जमीन का, 50 कनाल 20 कनाल, इसके यहां से भी प्लांट्स उगाइए, यहां से भी प्लांट्स उगाइए। उससे क्या होगा, उससे एक किस्सा होगा, एक तो जमीन की फर्टिलिटी बचेगी, दूसरा यहां से जो सॉइल है वो नहीं उड़ेगी। वही कॉन्सेप्ट सैंड ड्यून्स में कीजिए, वहां पर प्लांट शेल्टर बेल्ट्स लगाइए। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, वेस्टलैंड को मैनेज कीजिए। ठीक, चौथा कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज, जो ओवर माइनिंग हो रही है ना, वो भी एक बहुत बड़ा क्या है, नुकसान है। ओवर माइनिंग, आपने माइनिंग तो की, वहां पर जो जमीन है वहां पर जो आपने बड़े बड़े खड्डे बना दिए ना, उसको आपने क्या नहीं, लेवल नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया, उनमें पानी जमा हो गया, दलदल बनने का खतरा, तो जमीन क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो वो भी उसकी वजह से धूल मिट्टी वगैरह, वो बहुत सारे कारण है। देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच कैन नॉट बी डिस्कस्ड, विच इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस in this short lecture. Inshallah in next or any one lecture we will have a discussion about all these things. Proper discharge of industrial effluents, इंडस्ट्री से निकलने वाली गंदगी, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो पानी है, जो वहां पर यूज हो रहा है, पानी जो यूज हो रहा है, उसे आप उससे आप गंदगी निकाले बगैर क्या कर रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, तो ट्रीटमेंट के बगैर छोड़ रहे हो, तो क्या होगा, एक तो हमारा एक्वेटिक लाइफ भी इफेक्ट होगा, दूसरा हमारी जमीनें उससे तबाह हो रही है, क्योंकि यही पानी हम वहां पर इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं। यहां से निकलने वाला वो जहरीला मवाद हम तक पहुंच रहा है सब्जियों के जरिए, या उस मिट्टी में वो बेटा क्या हो रहा है, उस मिट्टी में वो प्लांट हो रहा है, उस मिट्टी में वो एसिड हो रहा है, तो वहां से क्या होगा, नुकसान होगा, ऑब्वियसली होगा ही होगा, लैंड डिग्रेड हो जाएगी ना। अडॉप्टिंग इफेक्टिव प्लगिंग टेक्निक्स, इफेक्टिव, हाँ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स के साथ देखिए कि सही तरीका क्या है प्लग करने का। हाँ ह्यूमस को ऐड कीजिए ना जमीन में,
ये पॉलिथीन को दूर रखिए, नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज कीजिए, नेचुरल फर्टिलाइजर्स को, क्योंकि जो हम कंटिन्यूसली फर्टिलाइजर्स यूज करें ना केमिकल, उसकी वजह से हमारी जमीन तबाह हो रही है। दैट वाई बेटा ये कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन क्या हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। 3 हमने कहे थे, हमने 5-6 बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। देखिए बेटा कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता है। रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट, जितनी भी डेवलपमेंट है उनके लिए रिसोर्सेज जरूरत है। बट इनडिस्क्रिमिनेट, जो हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं ना, इस्तेसाल कर रहे हैं रिसोर्सेज का, वो गलत है। हमारे घर में पानी 200-500 लीटर जरूरत है, हम 2000 लीटर और फिर बिल्कुल नल खुला छोड़ देते हैं, पूरा मोहल्ला पानी के बगैर। हमारे पास बिजली का इस्तेमाल हमें सही सही करना है, हमने लाइट्स भी खोल रखी है, हमने विंडोज को भी, हमने पर्दे भी हटा दिए हैं। क्या ये सही तरीका है? दैट इज नॉट ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम क्या तबाही की तरफ नहीं जा रहे हैं? तो इसीलिए क्या जरूरत है, हमें कंजर्व करने की जरूरत है, हमें बचाने की जरूरत है। क्या सर हम अब लाइट उसको बंद करें कि उससे कंजर्व होगा? नहीं, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। याद रखिएगा, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज रिसोर्सेज जुडिशियली। हमें जुडिशियली रिसोर्सेज को यूज करना होगा। जुडिशियस यूज, जुडिशियली यूज ऑफ रिसोर्सेज, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल। हाँ, प्रॉब्लम दिस रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इंपॉर्टेंट। जरूरी है बेटा कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें मुख्तलिफ लेवल पर। इस पर गांधी जी का एक कोट भी आया है, there is enough for everybody's need and not for anybody's greed। देखो बेटा, ज़रूरत इंसान की, हर किसी की ज़रूरत का ख्याल ऊपर वाले ने रखा है, मगर बेटा जो सबसे बड़ी बात है ना, ग्रीड, लालच, सेल्फिशनेस, वो इंसान को तबाह कर देती है। मेरे पास 3 कमरों का 5 कमरों का मकान है, नहीं, मेरे नेबर ने 10 बनाया, चलो मैं ज़मीन बेच के क्या कर रहा हूँ, मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है, वो ग्रीड है ना। हाँ, मेरे पास गाड़ी थी, ऑल्टो थी, चला रहा था, नहीं, मेरे नेबर ने क्या लाई है, मेरे नेबर ने लाई है बड़ी सी वाली गाड़ी, तो मैं भी ज़मीन बेच के क्या करूँगा, गाड़ी लाऊंगा। दैट इज़ नॉट गुड। उससे आपका भला नहीं होगा, हमारा नुकसान हो रहा है, रिसोर्स ज़ाया हो रहे हैं। चलो, फॉर द फर्स्ट टाइम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हैड बीन एडवोकेटेड। तो क्लब ऑफ रोम ने भी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पर बेटा मेंशन की है, क्लब ऑफ रोम ने भी बेटा इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए बात की थी, एडवोकेट कब, और उसने कहा था द इंटरनेशनल लेवल इन मोर सिस्टमैटिक वे। अभी आप देख रहे हो एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीटिंग या बेटा कन्वेंशन हो रहा है, इस बार दिल्ली में हो रहा है, फरवरी में हो रहा है, ठीक है, 7 फरवरी से चल रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, समिट हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस पर भी वो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी इससे पहले भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत बार क्या हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ पे बहुत बार कॉन्फ्रेंसेस हुई है। हाँ, रियो डे जेनेरो, वहां पर भी अर्थ को बचाने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स को होने के लिए इंपॉर्टेंट बातें उठी थी। रियो डे जेनेरो, यहाँ पर अर्थ समिट जिसे कहा जाता है, एजेंडा 21, चले इस पर बात कर ही लेते हैं। क्या हुआ था, जून 13 और 14 को 13-14 को 1992 में एक समिट हुआ था। कहां पर, रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। मकसद क्या था वहां पर इसका, ब्राजील में इसका मकसद क्या था, मकसद था हम अर्थ को बचाएंगे। जो डेवलपिंग कंट्रीज ने गंद मचाई है, डेवलप्ड कंट्रीज ने जो गंद मचाई है उसको कंट्रोल करेंगे। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन जो की थी उसकी वजह से पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज हुआ था, तबाही हुई थी। हाँ, क्लाइमेट चेंजेस हुए थे, जो एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ रही है, उस सब को कंट्रोल करने के लिए, मदर अर्थ को बचाने के लिए एक समिट हुआ था पहली बार, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज ने हिस्सा लिया। 100 से ज्यादा स्टेट्स के हेड ने वहां पर साइन किया कि हम अर्थ को बचाएंगे। और वहां से एक डिक्लेरेशन आई जिसे रियो डी जेनेरो डिक्लेरेशन भी कहते हैं, जिसे एजेंडा 21 भी कहते हैं, ठीक है। एजेंडा 21 के नाम से भी ये मशहूर है, क्योंकि ये कब हुआ था, याद रखिएगा, एजेंडा 21 के नाम से भी ये समिट मशहूर है, बहुत इंपॉर्टेंट समिट है एजेंडा 21। एजेंडा 21 याद रखिएगा, एजेंडा 21 के नाम से भी ये बहुत मशहूर है। क्यों? क्योंकि जब ये हुआ था 1992 में, उसके बाद
कुछ 8 साल बचते थे बेटा 21st सेंचुरी को, 21st सेंचुरी को, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट मेजर्स 21st सेंचुरी में अप्लाई करने थे, इसीलिए एजेंडा 21 का नाम भी दिया गया। साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसमें यह भी कहा गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगे, क्योंकि वहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी हुई नहीं, बट वो डेवलप्ड कंट्रीज में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है उसका खिमियाजा भुगत रहे क्लाइमेट चेंज और बाकी चीज़ों की वजह से। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आई होप आपको बेटा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। हाँ, व्हाट इज बांगर? बांगर क्या है बेटा? बांगर हमने एल्यूवियल सॉइल को 2 हिस्सों में बांटा है, याद रखिएगा। एल्यूवियल सॉइल को कितने हिस्सों में बांटा है? एल्यूवियल सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, पूछी जाती है एग्जाम में। फ्लड सॉइल, रिवर सॉइल भी इसे कहते हैं, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल, इंडिया के प्लेन्स में पाई जाने वाली सॉइल है। एल्यूवियल सॉइल को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक बेटा बांगर है, एक खादर है। हाँ, बांगर क्या है? अकॉर्डिंग टू इट्स एज हम बेटा सॉइल को 2 हिस्सों में इसकी एज के हिसाब से तकसीम करते हैं। जो रिवर के लोअर प्लेन्स में होती है एल्यूवियल सॉइल, खादर यानी बेटा न्यू एल्यूवियल सॉइल, और बांगर क्या होती है? ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। इसे कहा गया ना। एंड बांगर, बांगर क्या है? बांगर क्या है? अब बांगर इज अ ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है। बांगर हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर, कंकर नूडल्स बेटा इसमें ज्यादा पाए जाते हैं, और खादर बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है। देन शाबाश बांगर। चले आगे। व्हाट इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल इन इंडिया? सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सी है? तो एल्यूवियल सॉइल सबसे मोस्ट और सबसे ज्यादा फैली हुई सॉइल है। इंडिया की 40% जो सॉइल है वो कौन है? एल्यूवियल सॉइल। और अगर हम नॉर्थर्न प्लेन की बात करें, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, उसमें भी सबसे ज्यादा सॉइल कौन सी पाई जाती है? उसमें भी बेटा एल्यूवियल सॉइल ही पाई जाती है। अगली बात करेंगे एजेंडा 21 पर, जो अभी हमने बात की बेटा। एजेंडा 21 क्या था? एनवायरमेंटल डैमेजेस को, एनवायरमेंटल डैमेज जो हो रहा था उसके साथ लड़ने का एक समिट था, जिसे कहा गया कि हमें, जिन्होंने जब बेटा बहुत सारी कंट्रीज के 100 से ज्यादा कंट्रीज के हेड्स जब मिले तो उन्होंने कहा कि हमें पॉवर्टी, डिजीज और बाकी ग्लोबल जो मसले हैं उनसे लड़ना है। तो कॉपरेशन अमंग, उनमें जो कॉमन इंटरेस्ट के जो मसले थे, जैसे एनवायरमेंट क्या है? कॉमन इंटरेस्ट है ना। हाँ, आप कहोगे मेरी हवा को खराब मत करो, ये तो सबकी हवा है। या स्पेस में लोग, स्पेस जो सैटेलाइट्स वगैरह जाते हैं वो भी मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। या ओशंस है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज इन्हें हम कहते हैं कॉमन इंटरेस्ट। उसको एक और नाम से जाना जा सकता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जो सबके होते हैं। ओशंस है ना, 100 जो आपकी टेरिटोरियल सी से ज़्यादा है, 100 कुछ नॉटिकल माइल्स, 1 सेकेंड, गिव मी सम टाइम, इट इज़ 172 नॉटिकल माइल्स के बाद, या बेटा हम कहेंगे आपकी टेरिटोरियल सी से बाहर, आपकी टेरिटोरियल बाउंड्री से बाहर 172 नॉटिकल माइल्स से बाहर 1 नॉटिकल माइल कितना होता है? 1.862 किलोमीटर 1 नॉटिकल माइल है, ठीक है। तो उन 172 नॉटिकल माइल्स से बाहर जो आपकी वाटर बाउंड्री है ना, वो क्या है? वो बेटा क्या है? शाबाश, वो कॉमन इंटरेस्ट का मैटर है फिर, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वहां पर हम हमारी जो म्यूचुअल नीड्स है और हम वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे। जैसे ऐसा ही था, गरीबी थी, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज का मसला था कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करेंगे। चले आगे। एजेंडा 21 क्लियर हो रहा है। पूछा जा सकता है रियो डी जेनेरियो कहां पे हुआ था, ये समिट क्या था, ठीक है। तो इसके मुतालिक बेटा हमने बता दिया 1992 में हुआ था। चलिए आगे। अब पूछा गया है सॉइल इरोजन क्या होता है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इन डेजर्ट्स। सॉइल इरोजन क्या है? डिन्यूडेशन ऑफ सॉइल। हमने पहले कहा जब बेटा सॉइल कवर, जब डिन्यूड होती है सॉइल कवर। वॉशिंग डाउन, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर। हम प्लांटिंग कर सकते हैं सॉइल को बचाने के लिए। रोज में बेटा ट्रीज लगा सकते हैं जिन्हें हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। दी शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड, इन्होंने बहुत बहुत हेल्प की है हमें डेजर्ट्स में, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में डेजर्ट्स में किस चीज को स्टेबलाइज करने के लिए? सॉइल इरोजन्स को शेल्टर कर, सॉइल इरोजन को होने से। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन। के रीजन्स क्या है? 4 रीजन डिस्कस कीजिए। ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? देखिए बेटा, एट प्रेजेंट हमारे पास 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है ना इंडिया में, वो डिग्रेडेड है।
ठीक है, डिग्रेड है इंडिया में। इट हैज़ मेनली बीन ड्यू टू फॉलोइंग, बहुत सारे रीजंस के पीछे है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट्रेशन है, माइनिंग है, माइनिंग की वजह से, डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से, ओवरग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है, लैंड की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो रही है। हाँ, लैंड तबाही की तरफ जा रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, क्योंकि हाईली इंडस्ट्रियल एरिया है ना, यहाँ पे माइनिंग होती है, वहाँ पे बेटा माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्ट्रेशन होती है, डिफॉरेस्ट्रेशन होगी तो जमीनें डिग्रेड होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहां पे ओवरग्रेजिंग भी एक रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। पंजाब में तो ओवर इरिगेशन रीजन है। रिमेंबर, पिछले साल पूछा गया था पंजाब में कौन सा रीजन है जिसकी वजह से वहां पे लैंड डिग्रेड हो रही है। पंजाब में ओवर इरिगेशन है, ज्यादा पानी आप दे रहे हो। ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, बार बार हमने अभी कहा, ये भी एक सोर्स है जो लैंड जो वाटर के जरिए हो रहा है। हाँ, जमीन तबाह हो रही है। ओवर इरिगेशन इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करना बेटा। ओवर वाटर लॉगिंग एंड इंक्रीज्ड एल्काइनिटी एंड सलाइनिटी इन द सॉइल, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, अल्काइनिटी और सलाइनिटी बढ़ जाती है तो जमीनें फसल नहीं देती है। आगे चलेंगे इसी के साथ फॉलोइंग आर द 4 जो मेजर्स है जिनसे हम लैंड को कंजर्व कर पाएंगे। कहां से? डिग्रेडेशन से। चलिए, एफॉरेस्ट्रेशन, ग्रेजिंग कीजिए, एफॉरेस्ट्रेशन और ग्रेजिंग प्रॉब्लम्स को आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, मैनेज कीजिए, तो आप लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। आप शेल्टर बेल्ट्स, प्लांट्स को लगाइए ज्यादा से ज्यादा, बशेस को हाँ स्टेबलाइज कीजिए, सैंड ड्यून्स को चेक कीजिए, डिग्रेडेशन उससे खत्म हो सकती है। कंट्रोल ओवर माइनिंग ऑलरेडी डिस्कस किया है, माइनिंग सबसे बड़ा मसला है। पुअर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रीज से निकलने वाली जो गंद है वो भी, या ग्राइंडिंग जो होती है, सेडिमेंट वगैरह, वो भी बड़ा एक मसला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Which is the most widespread and important soil of India? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फैली हुई सॉइल कौन है? वो बेटा कौन सी सॉइल है? वो है इंडिया में, वो इनको मेंशन कीजिए। हाँ, उसके कुछ कैरेक्टर्स। तो एल्यूवियल सॉइल, ये बेटा रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट में पाई जाती है। हाँ, इस पर हमने बेटा याद रखिएगा, सबसे मोस्ट वाइडस्प्रेड सॉइल कौन है? एल्यूवियल सॉइल है। ठीक है, यहां पर इसके फीचर्स, alluvial soils is found in river deltas of eastern coast, और यहां पर आप लिखोगे and in northern plains of India, and in northern plains of India। एक तो ईस्टर्न कोस्टल डेल्टाज में, और बेटा साथ ही पाई जाती है कहां पर? नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में। सबसे ज्यादा ये सॉइल कहां पर पाई जाती है? एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, दिस सॉइल इज फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड इन ईस्ट रिवर डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट्स। अगर हम यहां पर कहेंगे, ऑलरेडी हमने मैपिंग में वो कहा है, ठीक है, कि कहां कहां पर पाई जाती है। इस वाले हिस्से में 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, इसके बगैर कोस्टल एरियाज में, इसीलिए तो कोस्टल एरियाज में क्या हो रही है? राइस कल्टीवेशन होती है, जिसमें बेटा क्या होती है? सैंड, सिलिट और क्ले पाया जाता है, बहुत फर्टाइल है। हाँ, इसमें खादर और बांगर अभी डिस्कस किया, फास्फोरस, एसिड, लाइम बेटा इसमें पाया जाता है। ये आइडियल है किसके लिए? शुगर केन, पेडी और वीट के लिए। ये बेटा हाई फर्टिलिटी इसमें है। हाँ, रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस आधा किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे बेटा। ठीक है, तो यहां से हमारा क्वेश्चन हमारा बेटा जो क्वेश्चन सीरीज है इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। ठीक है, कहीं पर अगर आपको डाउट है, कहीं पर आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, जस्ट मेंशन दैट, और बेटा साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी हेल्प हो रही तो अपने फ्रेंड्स को बेटा क्या कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके सारे क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे इंशाल्लाह रहमान, उनका सॉल्यूशन लेके। होप यू पीपल आर डूइंग वेल। तब तक खुदा हाफिज।